बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो दिया है। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है सैकराइड्स। सैकराइड्स का मतलब होता है इसका मतलब होता है स्वीट सब्सटेंस। स्वीट सब्सटेंस यानी कि शुगर, जिसको आप इन अदर वर्ड्स शुगर भी बोल सकते हैं। तो सैकराइड्स, और ये सैकरोन जो है यानी सैकराइड जो है, ये एक ग्रीक वर्ड है, उससे ये निकला है, ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड जो है वो है सैकरोन। जी, ये ग्रीक वर्ड जो सैकरोन है, ये इसका मतलब क्या है? स्वीट सब्सटेंस या शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम इनके जो है वो तीन ग्रुप्स जो है वो बनाते हैं। तो पहला ग्रुप जो है क्लासिफिकेशन में वो है मोनोसैकराइड्स का। मोनोसैकराइड्स, जी, ये हमारे पास पहला मोनोसैकराइड है। जी, तो नंबर 2 पे हमारे पास है ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स, जी, ओलिगोसैकराइड्स। और नंबर 3 पे हमारे पास है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स, जी। अब हम मोनोसैकराइड्स की अगर बात करें तो मोनोसैकराइड्स को सिंपल शुगर्स बोलते हैं। सिंपल शुगर्स हैं ये, ठीक है। फिर ये स्वीट इन टेस्ट हैं, स्वीट इन टेस्ट, यानी सिंपल शुगर्स का मतलब ये है कि ये फर्दर इनकी जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होती, इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, ठीक है। मतलब दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स एनी फर्दर। इनकी मज़ीद फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाती जो मोनोसैकराइड्स हैं। फिर ये स्वीट इन टेस्ट हैं। फिर दे आर सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और ये इनकी मतलब चंद प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर मोनोसैकराइड्स दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ये रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, ये भी हम बाद में बात करेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। तो ये मोनोसैकराइड्स की जो है वो सिंपल मैंने आप लोगों को चंद जो है वो प्रॉपर्टीज़ बता दी। अब मोनोसैकराइड्स जो हैं, इनकी हमारे पास अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास मोनोसैकराइड्स में कौन कौन सी एग्जांपल जो है वो आती हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मोनोसैकराइड्स में हमारे पास जो एग्जांपल आ रही है वो ट्राइओसिस है। ट्राइओसिस, जी, ट्राइओसिस जो है ऐसी शुगर को कहते हैं जिस शुगर में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। सो ट्राइओसिस आर द सिंपलेस्ट मोनोसैकराइड्स, यानी मोनोसैकराइड्स मीन ऐसी शुगर जो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर कंटेन करती हो, यानी वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हो जो एनी फर्दर हाइड्रोलाइज ना होता हो, ठीक है। ये बात थोड़ी ना पेचीदा, बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की बात है। ये जो वेरी फर्स्ट स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट टाइम ये चैप्टर या टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा हजम करना मुश्किल होगा, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगी। थोड़ा आपको देखना होगा, तो इसको समझना होगा कि मोनोसैकराइड्स, दीज आर द सिंपल शुगर्स, द मोस्ट सिंपलेस्ट शुगर्स आर द मोनोसैकराइड्स। अब हमारे पास मोनोसैकराइड्स में कोई भी शुगर है वो एटलीस्ट 3 कार्बन पर मुश्तमिल होगी। इट मस्ट एटलीस्ट कंटेन 3 कार्बन्स, जैसे ट्राइओसिस हैं। फिर नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएंगी टेट्रोसिस। अब ये जो OSE आ रहा है ना एंड पे, ये शुगर मॉलिक्यूल को शो करता है, ठीक है, OSE। अब ट्राई एंड टेट्रा का मतलब 4, जिसमें 4 कार्बन हैं। इसी तरह कुछ होंगे जिनमें 5 कार्बन होंगे, ठीक है। और ये नंबर कार्बन का जो है ये 5 to 7 तक जाता है, मतलब 5 कार्बन से 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन, यानी आपको एटलीस्ट जो मोनोसैकराइड है वो 3 कार्बन वाला होगा, और मैक्सिमम आपको 7 कार्बन वाला मोनोसैकराइड जो है वो मिलेगा। 7 कार्बन एटलीस्ट।
सो 3 to 7 कार्बन जो है वो मोनोसैकेराइड्स में होते हैं। अब मैं अगर आपको 3 कार्बन वाली शुगर्स की मिसाल दूं तो ये क्या होगा, ऐसी शुगर जो 3 कार्बन वाली है, जिसमें सिर्फ 3 कार्बन है, तो उसकी मैं यहाँ मिसाल एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एग्जांपल है ग्लाइसिल एल्डिहाइड, ग्लाइसिल एल्डिहाइड, और जो दूसरी शुगर मेरे पास एग्जांपल में है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब ग्लाइसिल एल्डिहाइड भी 3 कार्बन है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी 3 कार्बन है, और इनका जो फार्मूला है वो भी सेम है। अगर मैं इनका दोनों का फार्मूला बनाऊं तो वो है C3H6O3। अब ये आप देख लें इनके फार्मूले को कि जनरल फार्मूला जो है अगर हम ड्रॉ करें तो जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला फॉर मोनोसैकेराइड वो क्या होगा, CnH2ON। सो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर मोनोसैकेराइड। अब यहाँ अगर आप n की जगह 3 पुट कर दें और यहाँ भी 3, तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो यहाँ n की जगह 3 लिख दें। if n is 3, if n is equal to 3, if n is equal to 3, so 3 यहाँ भी पुट करें और यहाँ भी पुट करें, तो अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी। अगर 3 H2 के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये H6 बन जाता है, और अगर O के साथ हो तो 3 होता है। तो ये हमारे पास ये एक ट्राईओज का फार्मूला यानी केमिकल फार्मूला आ जाता है। वेयर एज दिस इज द जनरल फार्मूला CnH2O, एंड दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर मोनोसैकेराइड। स्टूडेंट ये आपको याद रखना है कि मोनोसैकेराइड के लिए ये जनरल फार्मूला सिर्फ मोनोसैकेराइड्स के लिए, ठीक है। ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट के लिए जो जनरल फार्मूला है वो हम कल पढ़ चुके हैं कि वो कोई और है, ठीक है। अच्छा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम यहाँ से आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा यानी कि जनरल फार्मूला हमने कर लिया, ये इसका केमिकल फार्मूला। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं कि एल्डिहाइड, ग्लाइसिल एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो 3 कार्बन वाली जो शुगर है, द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड वो कौन से हैं। तो इनका जनरल फार्मूला पहले हम देखते हैं। तो जनरल फार्मूला पहले हम 3 कार्बन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब पहले कार्बन के साथ CHO ग्रुप, CHO, ये CHO ग्रुप जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ हमने OH लगा देना है और इस तरफ H। सिमिलरली यहाँ CH2OH। जी, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये एक ट्राईओज शुगर एल्डिहाइड है। अब अगर हम कीटोन बनाएं यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, तो इसी तरीके से हम 3 कार्बन्स पहले बनाएंगे। अब पहले वाले कार्बन्स के साथ हम ये वाला यानी जो एंड्स के ऊपर हैं कार्बन, इनके साथ हम जो है वो CH2OH ग्रुप लगाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड O, जो कि ये कीटोनिक ग्रुप को शो करता है। तो ये हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया। अब ये दोनों जो हैं, ठीक है, ये सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड है, सिंपलेस्ट। यानी हमने देखा कि मोनोसैकेराइड जो है वो 3 कार्बन से शुरू होते हैं और 7 कार्बन तक जो है वो उनका नंबर जाता है। तो ये सिंपलेस्ट है। और ये जो है ये आपको रेस्पायरेशन और एंड फोटोसिंथेसिस, इसमें ये आपको दोनों जो है इंटरमीडिएट शुगर्स के तौर पर ये आपको मिलेंगे। जब आप ये चैप्टर नंबर जो है वो 11 बायो एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आप इन दोनों को जो है वो रेस्पिरेटरी और फोटोसिंथेसिस में आप इन दोनों जो है वो कंपाउंड्स को देख लेंगे। तो ये हमारे पास है पहली 3 कार्बन वाली शुगर जो कि मोनोसैकेराइड। अब अगर हम 4 कार्बन की शुगर की बात करें तो उसमें ये कार्बन 1 2 3 जो अभी 3 है कार्बन, ये एक और ऐड हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाएंगे एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। और ये शुगर्स जो हैं ट्राईओसिस टेट्रोसिस जो हैं ये बैक्टीरिया में कॉमन है, यानी ये प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में ये कॉमन मिलेंगी आपको। सिमिलरली पेंटोज शुगर जो है जिसमें 5 कार्बन है, ठीक है, ये पेंटोज शुगर होगी। अब पेंटोज शुगर जो है ये हमारे, अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे जो है वो ये डीएनए में ये पाई जाती है, डीएनए और आरएनए में, ठीक है। डीएनए में ये डीऑक्सीराइबो जो है वो शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोज होगी, जबकि आरएनए में राइबोज होगी। सो डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में क्या होगी, सिंपल राइबोज। जी, तो इस तरीके से ये पेंटोज शुगर जो है वो 5 कार्बन शुगर जो है वो हमारे हेरिडिटरी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल डीएनए में जो है वो पाई जाती है। अब नंबर 6 पे हमारे पास जो शुगर आती है, अब देखिए मैंने जो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज की मिसाल दी ना,
ये हमारे डीएनए में, मतलब ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके डीएनए में ये कॉमन है। तो इसलिए हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं, जो मतलब मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट कॉमन जो शुगर्स हैं ना, हम उनकी मिसालें दे रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने ये 2 की मिसाल ली, फिर इस तरह ये बैक्टीरिया की एक मिसाल ली, और अब नंबर 6 कार्बन वाले जो शुगर है ना, ठीक है, जो मोनोसैकेराइड और नंबर 6 पे है, उसकी हम मिसाल लेते हैं। वो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन शुगर्स है ना, उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ना, वो है ग्लूकोज। ठीक है, तो अभी मैं आपको ग्लूकोज के बारे में बता देता हूँ जी। ग्लूकोज जो है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज ये एक ऐसी शुगर है जो 6 कार्बन पे है, यानी इसमें 6 कार्बन है, 3, 4, 5 एंड 6। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसका स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। पहली कार्बन जो है इस पे CHO ग्रुप लगा होगा और आखिरी पे CH2OH ग्रुप। इसके अलावा जो सेकंड, 3, 4 एंड 5, ये जो 3 शुगर्स हैं, यानी 4 शुगर्स हैं, 2, 3, 4 एंड 5, इसमें पहली शुगर OH इधर लगेगा और दूसरी पे H और बाकी पे OH राइट साइड पे OH जी। जहाँ OH है उसके ऑपोजिट हाइड्रोजन खाली लगेगा और जहाँ हाइड्रोजन है उसके ऑपोजिट H लग जाएगा। ठीक है, OH लग जाएगा। तो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज जो है ये एक मोनोसैकेराइड है, यानी इसका एक मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन जो है वो एट ए टाइम प्रेजेंट है। 6 कार्बन्स, कितने? 6 कार्बन्स एट ए टाइम प्रेजेंट है। तो इसको हम हेक्सो शुगर बोलते हैं। हेक्सोज मीन जिसमें हेक्सा मीन 6 कार्बन जो है वो मौजूद हैं। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और वो ये है कि जो मोनोसैकेराइड्स है ना, इनकी फर्दर आगे एल्डो शुगर और दूसरी है कीटो शुगर। एल्डो शुगर होती है जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप जैसे यहाँ मैंने ये ग्लूकोज में दिखाया है CHO, इसको अगर खोल के लिखें तो COO और ये H और यहाँ R होता है। तो ये R जो है ये बाकी की जो चेन है ना, ये R को रिप्रेजेंट करती है, यानी यहाँ से लेकर ये नीचे वाला जो सारा है ना, ये R है और बाकी C, O और H, इस तरह मैं इसको, ये दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। सो ऐसी शुगर जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा उसको एल्डिहाइडिक शुगर या एल्डो शुगर बोलेंगे। और जिसमें कीटो ग्रुप होगा, जैसे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर हमने देखा था कि दरमियान वाली जो कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड O है, लाइक दिस, यानी आप देखें तो इस तरीके से आपने देखा था, यहाँ भी R ग्रुप, यहाँ भी R ग्रुप, ये साइड चेन को रेजिडुअल ग्रुप को शो करता है, जबकि ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, एंड दिस इज कीटो ग्रुप। सो द मॉलिक्यूल ऑफ शुगर और मोनोसैकेराइड दैट कंटेन दिस ग्रुप आर नोन एज द कीटो शुगर्स। ठीक है, तो अब ग्लूकोज जो है ये एक एल्डिहाइडिक शुगर है, यानी एल्डो शुगर है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो इसके मुकाबले में जो दूसरी शुगर है जो 6 कार्बन है लेकिन उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, और वो है फ्रुक्टोज। वो कौन सी शुगर है? फ्रुक्टोज। वो कीटो शुगर है, यानी वो भी 6 कार्बन वाली है, लेकिन यहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होगा, बल्कि आपको यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2OH नजर आएगा इन दिस फैशन। ठीक है, तो वो बन जाएगी ग्लूकोज की जगह फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का सेम है। कैसे? C6H12O6, और यही फार्मूला जो है ये ग्लूकोज के लिए भी है और फ्रुक्टोज के लिए भी है। एक और शुगर है गैलेक्टोज। इन तीनों शुगर्स के लिए दीज आर ऑल कॉमन शुगर्स, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। ये शुगर्स, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6. It is same for all the 3 sugars like glucose, fructose and galactose, but the difference is only the structural formula varies. इन sugars के जो structural formula हैं, like glucose का भी मैंने बताया, glucose in an aldo sugar, whereas fructose is the keto sugar. तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फार्मूला का इनका फर्क है। अब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, दीज आर द मोस्ट कॉमन शुगर्स जो कि नेचर में अकर करती हैं, जिसमें जो ग्लूकोज है ये आपको मिलेगा खजूरों में, यानी डेट्स में, फिग्स में, अंजीर के अंदर, और इसी तरीके से अंगूरों के अंदर यानी ग्रेप्स के अंदर। सो ये आपके पास ग्लूकोज जो है वो, फ्रुक्टोज भी फ्रूट में पाई जाती है। फ्रुक्टो या फ्रूटा का मतलब ही फ्रूट है, तो फ्रुक्टोज एक्चुअली फ्रूट शुगर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारे पास मोनोसैकेराइड जो है वो आ जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट ये कि ये मोनोसैकेराइड्स के ना आगे हमने देखने हैं कि इनके ये तो हमने इनके स्ट्रेट चेन यानी आप कह लें स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ किया ना, लेकिन ये जो बड़ी शुगर्स होती है ना जिनके नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये कार्बन आइटम ना आपस में
ऐसे मुड़ के ना आपस में केमिकली यानी कि लिंक्ड हो जाते हैं, आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये चेन जो है ना बहुत लंबी है, तो लंबी चेन जो है ना उसके एंड्स जो है ना वो आपस में दोबारा ऐसे मिल सकने की उनके अंदर रुझान होती है। तो ये ग्लूकोज होगी या फ्रुक्टोज होगी, ये जो शुगर्स हैं, या राइबोज होगी जैसे मैंने अभी पढ़ाया, ये शुगर जो है स्टूडेंट्स ये अपने जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर भी इनका होता है और रिंग स्ट्रक्चर भी इनका जो है वो होता है। तो अभी हम इनका आगे रिंग स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं, ग्लूकोज का भी और राइबोज का भी। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। अगर हम रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आप ज़रा देखें यहाँ कि हमारे पास जो है ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है, तो हम सबसे पहले इसका 6 कॉर्नर रिंग बनाते हैं। जी ये 6 कॉर्नर रिंग है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन होगी, ठीक है। इसके साथ मैं ग्लूकोज का वैसे स्ट्रक्चर बना देता हूँ। आपको पता है यहाँ CHO बॉन्ड है, फिर यहाँ दिस इज़ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, 4, 5 एंड 6, यहाँ OH ग्रुप लगा है, फिर यहाँ H लगा है, फिर OH एंड CH2OH, तो यहाँ H लगा है, यहाँ OH लगा है, यहाँ H एंड फिर अगेन H। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। अब होता क्या है कि दिस कार्बन नंबर 1 मिलती है कार्बन नंबर 5 से, सो दिस इज़ कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज़ कार्बन नंबर 5। सो कार्बन नंबर 1 थ्रू दिस ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन नंबर 1 के पास ऑक्सीजन है, ये जो है वो मिलती है कार्बन नंबर 5 के साथ, ठीक है। ये जो एक लिंकेज आपको नज़र आ रहा है, यानी ये ऐसे होगा, यहाँ से ये जो है वो कार्बन नंबर 1 जो है ये कार्बन नंबर 5 के साथ मिल रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये रिंग अप बन गया। अब होता क्या नेक्स्ट, हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, हमें इनको अरेंज करना होता है। सो नॉर्मली जो है ना ग्लूकोज जो है कार्बन नंबर 1 पे जो है OH जो है वो नीचे की तरफ होता है। दिस इज़ कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड 5 एंड कार्बन नंबर 6। अच्छा, अब कार्बन नंबर 1 पे भी ग्लूकोज नीचे, कार्बन नंबर 2 पे भी OH ग्रुप, OH नीचे, यहाँ OH ऊपर की तरफ यानी इस रिंग के अंदर, और फिर OH नीचे अगेन, यहाँ फिर CH2 और OH ऊपर की तरफ। अब जहाँ OH है उसके ऑपोजिट आपने H लगा देना है। सो दिस इज़ द सिंपल लर्निंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर। कितनी आसान है कि आप जहाँ OH लगा, अब यहाँ OH नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है, तो 1 2 3 और यहाँ एक जो है वो हमारे पास H यहाँ लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन दिस वे ये हमारे पास आ गया ग्लूकोज का जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी हमने रिंग फार्मूला। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज ये आपको याद रखना है, ग्लूकोज आम तौर पर जो है वो इस हालत में होता है, यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर। लेकिन जब ग्लूकोज को हम वाटर ऐड करते हैं और इसका सोल्यूशन बना लेते हैं, सोल्यूशन, तो ग्लूकोज सोल्यूशन में रिंग फॉर्म में अपनी इस रिंग की हालत में मिलता है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज का रिंग आपके सामने नज़र आ रहा है, ये ग्लूकोज कौन से वाला है, ये अल्फ़ा ग्लूकोज है, अल्फ़ा ग्लूकोज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ग्लूकोज के दो मतलब क्या लें, एनेंटियोमर्स हैं, आइसोमर्स कह लें, या आप लोगों के लेवल पे मैं बात करना चाहूँ तो ग्लूकोज का ये जो OH ग्रुप जो आपको कार्बन नंबर 1 पे नज़र आ रहा है ना, ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है OH ग्रुप जो कार्बन नंबर 1 पे आपको नज़र आ रहा है, अगर ये प्लेन ऑफ द पेज के नीचे की तरफ होगा, फ़र्ज़ करें ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम, क्योंकि पेज के ऊपर या व्हाइट बोर्ड के ऊपर हमें ये सीधा ही नज़र आता है, अगर मैं इसको उठा के ऐसे कर दूं और एक OH ग्रुप ऐसे नीचे की तरफ हो, ये जैसे ड्रॉ है नीचे की तरफ, तो तब मैं इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बोलूँगा अल्फ़ा ग्लूकोज। और अगर इसी तरीके से ये इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में OH ग्रुप ऊपर की तरफ हो, ऐसे बाहर की तरफ, यानी यहाँ OH हो, यहाँ H लगा हुआ है ऐसे बाहर की तरफ, तो फिर मैं इसको बीटा ग्लूकोज जो है वो बोलूँगा, ठीक है। तो इसको बीटा ग्लूकोज बोलेंगे। अब जो अल्फ़ा ग्लूकोज है, अल्फ़ा ग्लूकोज जो है स्टूडेंट्स, ये आपस में ग्लूकोज मिलता जाता है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे मिलता जाता है। और इस लिंकेज को एज यू नो, दिस इज़ कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज़ कार्बन नंबर 1। सो इफ़ दिस इज़ 4, सो दिस इज़ 1 4 1 4। सो 1 4 लिंकेज जो है ना, 1 4 लिंकेज, ठीक है,
ये बार बार होता जाएगा 1,4 लिंकेज। सो ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जिसको मैं मॉलिक्यूल नहीं अब कहूँगा, मोनोमर कहूँगा। क्या कहूँगा? मोनोमर। सो 1,4 लिंकेज के थ्रू एक ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज मोनोमर दूसरे अल्फा ग्लूकोज मोनो के साथ जुड़ता जाएगा और फिर आगे ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और एक लंबी जो है वो हमें चेन मिल जाएगी, एक लंबा जो है वो मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाएगा। या मैं लिख देता हूं मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल। अब इस लिंकेज का ना जो दो अल्फा ग्लूकोज के दरमियान लिंकेज है, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान ये जो लिंकेज है, ठीक है, इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ये जो मैंने यहाँ बयान किया। तो अब अल्फा ग्लूकोज जो है ये आपको इस तरह इस फैशन से 1,4 लिंकेज के साथ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ अगर जुड़ते हुए मिलेंगे तो ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे और इस मैक्रो मॉलिक्यूल का जो है वो नाम होगा स्टार्च। क्या होगा? स्टार्च। इसको बोलेंगे हम स्टार्च, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम मजीद देखते हैं, एक और टर्म बुक में यूज़ की गई है और वो है डी ग्लूकोज। ये डी ग्लूकोज क्या है? अल्फा और बीटा तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये डी ग्लूकोज क्या है? अब डी ग्लूकोज होता है या एल ग्लूकोज होता है? बुक में एल ग्लूकोज का नाम नहीं लिखा हुआ, ये मैं आपको एक मिनट में ये भी आपको चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ फॉर एवर, ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आपको अभी मैंने बताया जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हमारे पास 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 1 जो है और कार्बन नंबर 6, ठीक है, ये सिमेट्रिकल कार्बन्स हैं। मतलब ये कायरल कार्बन्स नहीं है। मैं इसको मज़ीद सिंपल करता हूँ कि अगर आप कार्बन नंबर 1 को देखें ना, मैं यहाँ बनाता हूँ कार्बन नंबर 1 एट ए टाइम एक एटम के साथ जुड़ी हुई है ऑक्सीजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है और फिर अपने जैसे नीचे कार्बन के साथ यहाँ जुड़ी हुई है। मैं इसको ना समझाने के लिए यहाँ अलग से इतना हिस्सा ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब आप देखें कि O और H, अगर एक कार्बन एटम एट ए टाइम उसकी चारों जो वैलेंसियाँ यानी चारों जो उसके बॉन्ड्स हैं वो 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के साथ अगर होंगे तो वो कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगी या कायरल कार्बन कहलाएगी। राइट, ये बात समझ रहे हैं? अब यहाँ देखें, ये कार्बन एक डिफरेंट एटम के साथ है, ये एक डिफरेंट ग्रुप के साथ है, ठीक है, द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ये सारा मिलकर एक डिफरेंट ग्रुप बना रहा है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है, ये एक ही एटम के साथ 2 बॉन्ड्स उसके बने हुए हैं, तो इसलिए ये वाली जो है ये भी कायरल नहीं है, कार्बन नंबर 1, और कार्बन नंबर 6 भी कायरल कार्बन यानी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक कार्बन एटम 2 एक जैसे यानी 2 हाइड्रोजन दोनों एक जैसे है ना, 2 एक जैसे एटम्स के साथ मिला हुआ है। अब बचते हैं हमारे पास कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, यानी ये 4 कार्बन जो हैं ये कायरल कार्बन्स हैं, एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं, ठीक है। डी ग्लूकोज जो है, अगर ये जो आपके पास आखिरी वाली 5वीं कायरल कार्बन है ना, कार्बन नंबर 5, ये लास्ट पे है, यानी कार्बन नंबर 6 के ऊपर, अगर इसमें OH ग्रुप राइट साइड पे होगा ना, राइट साइड पे, तो इसको डी ग्लूकोज बोलेंगे। और अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर होगा यानी इसकी दूसरी तरफ, तो फिर इसको एल ग्लूकोज बोलेंगे। एंड डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो। डी का मतलब क्या होता है? डी फॉर डेक्स्ट्रो, और डेक्स्ट्रो मीन राइट, और एल का मतलब होता है लीवो, LEVO, लीवो मीन लेफ्ट जी। तो स्टूडेंट ये तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एक 5 कार्बन मोनोसैकेराइड जो कि राइबोज शुगर है।